B2B यानी बैक टू बुक्स विद शिवानी खरे में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज आपके लिए एक ऐसी हस्ती, ऐसे उद्योगपति से जुड़ी किताब लेकर आई हूँ जिनकी पूरा देश क्या पूरी दुनिया ही मुरीद थी और है श्री रतन टाटा जी। अभी कुछ समय पहले ही उनका देहांत हुआ है और जिस तरह हर व्यक्ति और आम जन ने उनके जाने का शोक मनाया, वह उनके सादा दिल व्यक्तित्व का ही परिचायक कहा जाएगा। उनके देहावसान के साथ ही कई भाषाओं में प्रकाशित नई पुरानी प्रकाशित किताबों की तरफ लोगों का ध्यान जाना स्वाभाविक था। मेरा भी गया। उनमें से ही एक बिल्कुल अलग तरह की किताब पर मेरा ध्यान गया और मैं आज उसी का जिक्र इस एपिसोड में करने जा रही हूँ। यह किताब मूल अंग्रेजी में लिखी गई थी, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। यह किताब है आई केम अपॉन अ लाइट हाउस बाय शांतनु नायडू, जो कि गुड फेलोज के संस्थापक भी हैं। इसके हिंदी संस्करण रतन टाटा एक प्रकाश स्तंभ के बारे में ही आज मैं बात करने जा रही हूँ। यह मंजुल प्रकाशन से प्रकाशित है, जो कि बहुत ही सुंदर छपाई के साथ है। यह कोई 232 पेज की किताब है जिसका मूल्य है 399। यह शांतनु नायडू और रतन टाटा को विचारों और संवेदनाओं से जिस तरह से एक सेतु जोड़ता था, उसी पर आधारित है यह अनोखी लेकिन अनमोल किताब। यह आप भारतीय उद्योग के महानायक के मानवीय पहलुओं का एक कथा चित्र कह सकते हैं इसको। यह पुस्तक एक नौजवान और जीवन के 8 दशक पूरे कर चुके बुजुर्ग के बीच अनूठे रिश्ते का ईमानदार, सहज सरल वृतांत है, जो भारतीयों के दिल में बसे महानायक के जीवन की एक झलक दिखाता है। शांतनु इस किताब के बारे में ऐसे कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि जब मैं किताब लिखूंगा तो वह केवल ऐतिहासिक घटनाओं या कारोबार के महत्वपूर्ण आयाम के संबंध में नहीं होगी। मैं आपके दूसरे पहलू को सामने लाना चाहूंगा। यह हम दोनों के और उस रोमांचक समय के बारे में होगी जो हम दोनों ने साथ में जिया है। जैसा मैंने उनको देखा, उनके जीवन के अलग अलग रंग जिनसे दुनिया अपरिचित है। भारत के महान वज्र पुरुष का पर्दे के पीछे का जीवन। वह तैयार हो गए। ऐसी कोई किताब नहीं हो सकती जिसमें सभी कुछ समा सके, तो आप अपने दृष्टिकोण से इसमें रखें। दोनों के दिल में गली सड़कों के बेसहारा कुत्तों को लेकर गहरी संवेदना थी, जिसने बेमेल सी दिखाई देने वाली दोस्ती को जन्म दिया। 2014 में 20 वर्ष से थोड़ी ही बड़ी आयु के ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर शांतनु नायडू ने सड़कों पर रहने वाले बेसहारा कुत्तों को गाड़ियों द्वारा कुचले जाने से बचाने के लिए अनोखी पहल की। रतन टाटा खुद भी इन बेसहारा कुत्तों के प्रति गहरी हमदर्दी के लिए जाने जाते हैं। शांतनु की अनोखी पहल से प्रभावित होकर उन्होंने न केवल इस परियोजना में निवेश किया, बल्कि आगे चलकर वे इसके संरक्षक व प्रमुख बनने के साथ ही अप्रत्याशित रूप से शांतनु के प्रिय दोस्त भी बन गए। और अपनी फिल्म में उन्होंने अपने दोस्त के लिए जो ये सारे बकाए थे उसे माफ भी कर गए और उसे पूरा मालिकाना हक भी दे गए। इस किताब के बारे में मैं आपसे बताना चाहूंगी कि जो रतन टाटा जी की टिप्पणी है वो भी पढ़ी जाने लायक है। उसका एक अंश पढ़ रही हूँ। सड़कों गलियों के भूखे प्यासे मालिकों के बुरे बर्ताव और त्यागे गए कुत्तों और बिल्लियों को लेकर हमारी साझा चिंता मुझे और शांतनु को करीब लाई। वह और उनके युवा दोस्त इन पीड़ित जानवरों को खाना देने, उनकी देखभाल और उनके घर की व्यवस्था करने के लिए पुणे में एक छोटे से स्टार्टअप की नींव रख रहे थे। उनका जुनून और इन जानवरों के प्रति दया भाव ही था कि उन्होंने इन जानवरों के गले में पहनने के लिए ऐसे कॉलर बनाए जो रात के अंधेरे में चमकते थे। सड़क हादसों में कुचले जाने से इन निरीह प्राणियों को बचाने में ये बहुत मददगार है। इस टीम को इस काम से पहचान मिली।
कुत्तों के प्रति मेरे प्यार के बारे में जानने के बाद उन्होंने मेरे दफ्तर को पत्र लिखा। हालांकि उनको जवाब की अपेक्षा नहीं थी। शांतनु और उनके कॉलेज के दोस्तों के काम ने मुझे बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपना समय और जो कुछ भी संसाधन उनके पास थे वे इसमें लगा दिए थे। उन्होंने जो दया भाव प्रदर्शित किया था वह मुझे बेहद अच्छा लगा। मैंने उनके स्टार्टअप में निवेश करने का फैसला किया। इससे न केवल उनको संबल प्राप्त हुआ बल्कि वे खुद सक्रियता के साथ उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए। मुझे उम्मीद है कि शांतनु करुणा की ऐसी मशाल बन सकते हैं जो सच्चे मन से काम करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे, और मैं शुक्रगुजार हूं कि वह दिल की गहराइयों से दूसरों की मदद करने में समर्थ हैं। रतन टाटा, दिसंबर 2020। इसी के साथ इस किताब की परिचय की बात करते हुए शांतनु नायडू भी कुछ अपनी बात रखते हैं। वह कुछ ऐसे शुरू करते हैं। यह किताब वास्तव में अपने दिल की बात और कहानी को सामने लाने की इच्छा का परिणाम है, न कि लेखन की किसी हुनर का। मैंने ईमानदारी से अपनी कहानी को बयान किया है, जिसे आप में से कुछ रोमांचक मान सकते हैं, कुछ लोग निबंध की तरह देख सकते हैं, और आप में से बहुत से इसे जिंदगी का चलता फिरता दस्तावेज भी समझ सकते हैं, और कोई भी गलत नहीं होगा। बहुत लोग श्री रतन टाटा के बारे में जानने के लिए इसे पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि जैसा मैं उनको देखता हूं, उससे उनको पूरी तरह से समझने में सफल हो सकूं। यह मेरे जीवन के उस छोटे से हिस्से का संस्मरण है जो उनके सानिध्य में गुजरा है। ये कहानियां सामने लाने के लिए साहस की जरूरत थी। अपने जीवन के संस्मरणों को सबके सामने लाना केंद्र बिंदु बनना और इसके जोखिम भी है, लेकिन इन कहानियों को लिखने का मकसद एक शख्स के कई पहलुओं को आपके सामने लाना है, जो संरक्षक हैं, दोस्त हैं, नेक दिल और बुद्धिमान पथ प्रदर्शक हैं। ऐसे पहलू जिनसे दुनिया अपरिचित है और उनको केवल एक पसंदीदा उद्योगपति के रूप में जानती है। हमें साथ लाने वाले हालात की खुशी के तौर पर इस किताब से होने वाली आमदनी जरूरतमंद जानवरों के कल्याण में उपयोग की जाएगी। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। यह आप पाठकों और हम सब पाठकों के लिए उनका एक किताब के बारे में परिचय था। मैं इसके बाद आपके लिए एक छोटा सा अंश पढ़ रही हूँ, जिससे कि आपको पता चले कि उनके इस पूरे सफर की शुरुआत किस पॉइंट से, किस उस पल से हुई जो उनको इतने दूर तक साथ लेकर आई, और वो एक मिशन के तरीके से एक साथ इसके लिए जुट गए। ये पहला ही चैप्टर है वैसे किताब का, लेकिन ये इसकी नींव भी रखता है। चैप्टर टाइटल है मोटो पॉज। खुशनुमा अंत के साथ खत्म होने वाली कहानियों की शुरुआत हमेशा मजेदार नहीं होती। मोटो पॉज का आरंभ एक दुखद कहानी के साथ हुआ। मेरे लिए उस रात को भुलाना बहुत कठिन है। अचानक मुझे अपनी मोटरसाइकिल को तेज ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। कारें तेज गति से गुजर रही थी। मुझे अच्छे से मालूम था कि क्या हुआ था, जिसे देखकर अचानक ब्रेक लगाकर मैंने मोटरसाइकिल को रोका था। फिर भी मैं अपने दिल को झूठी दिलासा देने की कोशिश कर रहा था कि शायद ऐसा ना हो। मैंने अंधेरे में कुछ दूरी पर सड़क के बीच में देखा। मैंने जो कुछ सोचा था वह सही था। वहां सफेद भूरे धब्बे वाला एक कुत्ता गाड़ी से कुचला गया था। आसपास खून बिखरा हुआ था। यह शुरुआत थी। मेरी किस्मत मुझे जहां ले जाना चाह रही थी, उस दिशा में मुझे धकेलने के लिए पहला कदम। अगली सुबह दफ्तर में रात को हुए इस वाकये को मैं अपने सहयोगियों को सुना रहा था और ऐसा करने वालों को तमाम बुरा भला कह रहा था। मैं उन्हें बता रहा था कि इंसानों के रूप में हम शायद इस धरती पर सबसे बुरी नस्लें हैं। जब तक मैंने अपनी पूरी भड़ास नहीं निकाल ली, मैंने किसी को भी काम नहीं करने दिया। एक दिन इसी तरह की मेरी बातों को सुनने के बाद मेरा एक साथी मुझे एक ओर ले गया।
वह स्वीकार कर रहा था कि किस तरह से कुछ वर्ष पहले उसके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले उसकी गाड़ी से कुत्ता कुचला गया था। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालात कुछ ऐसे थे कि अगर मैं अपनी कार को आखिरी मिनट पे रोकता या घुमा देता, तो शायद मेरा परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। आखिरी मिनट? हाँ, आखिरी मिनट। मैं आखिरी मिनट तक उसको देख नहीं सका था। मेरी बातों से उसे अंदाज था कि मैंने अब तक उसको भीतर ही भीतर कोसना शुरू कर दिया होगा। उसने मुझे बहुत समझाया और आखिरकार मुझे राजी करने के बाद ही वह वहां से गया कि उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं उसके खिलाफ मन में किसी तरह की नाराजगी नहीं रखूंगा। हम दोनों आगे भी दोस्त बने रहेंगे। लेकिन उसने जो कुछ बताया था उसमें आखिरी मिनट वाली बात मेरे दिमाग में घर कर गई। क्या हादसे की वजह यही है? क्या सभी ड्राइवरों के साथ यही हो रहा है? अगले कुछ हफ्तों तक मैं खोज में जुट गया। मैंने कई ऐसे लोगों का पता लगाया और उनसे बात की जिनकी गाड़ियों से ऐसे हादसे हो चुके थे। लगभग सभी का अनुभव एक जैसा ही था। सड़कों पर कुत्ते अचानक ही आते हैं। सड़कों पर पर्याप्त रोशनी नहीं रहती। मुझे इतना वक्त नहीं मिला कि मैं गाड़ी रोकता या फिर हादसा हो सकता था। यह अनुभव सुनकर मुझे लगा कि इस समस्या को हल करने का उपाय यही था कि रात में वाहन चला रहे लोगों को कुत्ते नजर आए, और ना केवल नजर आए बल्कि इतनी दूरी से ड्राइवर को नजर आ जाएं कि वे गाड़ी को धीमी कर सकें या रोक सकें। उन दिनों मीरा से मेरी मुलाकातें ज्यादा हो रही थी। मैंने मीरा से बात की। मीरा को केवल पशु प्रेमी कहना उसे कम आंकना था। वह मूक पशुओं के हितों के लिए बहुत समर्पित प्यारी सी लड़की थी। उनके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। हम दोनों ने इस पर काफी माथापच्ची की कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि गाड़ी ड्राइव कर रहे लोगों को रात में सड़कों पर भटक रहे कुत्ते अंधेरे में नजर आए। इससे इन बेजुबानों का अनमोल जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। उन पर कुछ ऐसा लगाना चाहिए जो अंधेरे में चमक उठे। जैसे कि चमकने वाले कॉलर। उसका चेहरा बता रहा था कि अभी जो कुछ भी मैं कह रहा था वह सिर के ऊपर से गुजर रहा था। तब भी अपने मधुर स्वभाव और निस्वार्थ भावना के कारण वह पूछ बैठी, हम इसे कैसे तैयार करेंगे? हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा तो है नहीं, तो जाहिर है कि हम कोई सस्ता तरीका अपनाएंगे। मेरे कुछ फैशन डिजाइनर दोस्तों का कहना है कि हम डेनिम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, हाँ हाँ, बिल्कुल, हम डेनिम की पैंट काट सकते हैं। मैं घर जाकर इस तरह का कॉलर तैयार करती हूँ। पैंट को काट कर और उससे कुत्तों के लिए चमकने वाले कॉलर तैयार करना, ठीक? निश्चित रूप से टाटा एलसी में एक ऑटोमोटिव डिजाइन इंजीनियर के रूप में मुझे कारों में लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऐसे टेप की जानकारी थी जो रोशनी पड़ने पर चमकते थे। यह टेप चमकदार होता है और दूर से दिखाई दे जाता है। अगले दिन मैं कुछ मीटर लाल टेप लेकर आया। मीरा से ले हुए कॉलर ले आई। उसने कॉलर में बटन भी लगा दिया। हम दोनों ही अपने काम को लेकर रोमांचित थे। चलो, अब किसी कुत्ते को यह कॉलर बांधते हैं। हम पुणे में पैदा हुए, यहीं पर बड़े हुए। हम कोने कोने से परिचित थे। हम शहर की आपाधापी से दूर एक मोहल्ले में पहुंचे। पुचकारते हुए ऐसे कुत्ते को हमने चुना जो हमें लगा कि वह हमारे इस प्रयोग की इजाजत दे देगा। हमारे प्यार दुलार से खुश हो वह पूंछ हिलाता रहा और उसको ऐसा कोई आभास भी नहीं हुआ कि जैसे हमने कुछ किया है। हम कुछ देर वहां घूमते रहे और कुछ देर बाद बाइक की हेडलाइट ऑन कर वहां लौटे। हमारे सामने अद्भुत दृश्य था। जो कुछ देख रहे थे उसकी खुशी शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। हमारी बाइक की लाइट पड़ते ही वह अनजान कुत्ता जगमगा उठा। सचमुच वह अद्भुत नजारा था। कॉलर का यह प्रयोग सफल हो गया था। अब हमने इसके नाम के बारे में सोचना शुरू किया। कुछ उलझुल नामों के बाद आखिर हमने अपने दिल अजीज प्रोजेक्ट के लिए मोटो पॉज का नाम तय किया। इसके पीछे हमारी सोच थी कि मोटर ड्राइवर के लिए मोटो
और कुत्तों के लिए पॉज। तो ये एक कहानी की शुरुआत है, एक रिश्ते की शुरुआत है, जो आगे क्या बहुत आगे तक गई और जिसके नतीजतन हम आज शांतनु नायडू को उनके बहुत बड़े-बड़े और बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते देख रहे हैं। यह किताब जो हिंदी में है, यह मंजिल प्रकाशन से प्रकाशित है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये किताब बहुत सारे इसी तरह के संस्मरणों से भरी हुई है, बेहद ही रोचक किताब है। तो आज आपको मैं बी टू बी के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए आपसे बताऊंगी कि अ, जितना भी कोशिश करिए कि किताबों को उनके असली ही फॉर्मेट में खरीदने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्रकाशकों के लिए, लेखकों के लिए भी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।